हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वांगशान टाइमलेस में। तो आज मैं आपके लिए मेरी स्टोरी ऑलवेज योर्स का फुल एपिसोड लाई हूँ। इट मीन्स अब ये स्टोरी मैं यहीं पे एंड कर दूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को शायद इस स्टोरी में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो इसके बाद से मैं वन शॉट से लाया करूँगी, क्योंकि शायद आप लोगों को एपिसोड बाई जो एपिसोड वाले जो सीरीज़ होते हैं उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो ज़्यादा ना बोलते हुए मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। तो पहले के एपिसोड में हमने देखा था कि विंग और लानवंगजी की अरेंज मैरिज हो जाती है, परंतु वो पहले से ही आपस में पहले ही एक दूसरे को देख चुके होते हैं, परंतु उन्हें ये मालूम नहीं होता है। वहीं वैन रूहान किसी एक ऐसे पर्सन को ढूंढ रहा है जो कि इन आयरन के जो टुकड़े हैं उनको एक्टिवेट कर सके और उसकी जो पावर है उसको डबल कर सके। इसी कारण से उसने वैन और वैन किंग पे अपने सैनिकों से हमला करवाया। अब वैन और वैन किंग लान क्लान में हैं। बाकी यदि कोई इस सीरीज़ को फर्स्ट टाइम सुन रहा है तो आप इसके जो बाकी एपिसोड्स हैं वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो अब चलते हैं स्टोरी की ओर। हम देखते हैं कि लैन शिचैन आंखों में आंसू लिए 2 घंटे तक वहीं वैनिंग और वैन किंग के सामने वहीं बैठा रहता है। फिर उसके बाद वह हीलर से कहते हैं कि इन्हें कोई भी ज़रूरत हो, किसी भी तरह की मेडिसिन या कुछ भी, तो उसके लिए हिचकिचाना मत, और कुछ भी इम्प्रूवमेंट आए इनके सेहत में तो हमें बताना मत भूलना। यह कहकर शिचैन अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से जाते हैं। फिर वह हांची में पहुंचकर अपनी अलमीरा की तरफ जाते हैं और वहाँ से एक मेडिसिन का पाउच निकालते हैं और फिर उस पाउच को अपने सीने से लगाकर कुछ याद करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें एक थोड़ा सा लैन शिचैन का फ्लैशबैक है। तो उसमें हम देखते हैं कि आज से तकरीबन 2 साल पहले लैन शिचैन अपने कुछ डिसिपल्स के साथ नाइट हंट के लिए नीकलान के जो जंगल है वहाँ पे गए थे। तो नाइट हंट करते टाइम उनका एक जो डिसिपल है जिसका नाम है लान जिंगी, उसे पता ही नहीं चलता और वह नीकलान के जो भी फॉरेस्ट है उसको क्रॉस करता हुआ वह वैन क्लान के फॉरेस्ट में एंटर हो जाता है। जैसे ही उसके एंटर होने का पता जो वहाँ पे सैनिक होते हैं, वैन सैनिक, उनको पता चलता है, उन्हें ऐसा लगता है कि कोई जंगली जानवर होगा। यह सोचकर वह एक जहरीला तीर उस डायरेक्शन में फेंकते हैं जहाँ से कि जिंगी चल रहा होता है, और वो तीर उसके बाद उसे लगते हुए आगे निकल जाती है। जैसे ही तीर जिंगी को लगती है तो वो एक जोर से चीख मारता है। यह चीख सुन के वैन सैनिक देखने आते हैं कि ये क्या था। तो वो देखते हैं कि यह तो कोई लैन क्लान का डिसिपल है। वो 2 सैनिक होते हैं, तो ये देख के वो घबरा जाते हैं और फिर वो वहाँ से भाग जाते हैं। और यही सेम आवाज़ लैन शिचैन भी सुनता है। तो वो लोग देखते हैं कि जिंगी यहाँ पे नहीं है और वह बाकी डिसिपल्स के साथ उन्हें ढूंढने लगता है जिंगी को। लगभग 5 मिनट ढूंढने पे उन्हें जिंगी नहीं मिलता, परंतु उसकी धीरे धीरे आवाज़ आ रही थी। वह सभी लोग उस डायरेक्शन में जाते हैं। तो लैन शिचैन की आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि उन्हें वह आवाज़ वैन क्लान के जो फॉरेस्ट है वहाँ से आ रही थी। तो वो अपने बाकी डिसिपल से कहते हैं, तुम यहीं रुकना, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर वह अपना स्वॉर्ड निकाल कर उस डायरेक्शन में जाते हैं। तो वह देखते हैं कि जिंगी को लेफ्ट साइड में एक तीर लगा हुआ था जो कि उसे जख्मी करता हुआ एक पेड़ पे जा लगा है। लेकिन लैन शिचैन यह देख के समझ जाते हैं कि शायद उस तीर में जहर है। फिर वह जिंगी को जैसे तैसे वहाँ से उठा कर लाते हैं। तब तक जिंगी जहर की वजह से बेहोश हो चुका होता है। फिर शिचैन और बाकी जो डिसिपल्स लैन जिंगी को ले जा रहे होते हैं। तब तक हम देखते हैं सुबह के 4 बज चुके होते हैं। इतने में हम देखते हैं दूसरी तरफ वैनिंग और वैन किंग सुबह सुबह ही हमेशा अपने जो भी जंगलों में हर्ब्स को ढूंढने आते थे। तब उन्होंने भी ये आवाज़ सुनी थी, तो वह भी उसी डायरेक्शन में आते हैं। तो वह देखते हैं कि कोई लान क्लान का मेंबर एक डिसिपल को, शायद जिसे चोट लगी है, उसे वैन क्लान के जंगल से ले जा रहा है। तो वो दोनों भी भागते भागते वहाँ पहुँचते हैं। तब तक वो जो लैन शिचैन है अपने डिसिपल्स के साथ ने क्लान के मीन्स जंगल का हाफ क्रॉस कर चुके थे। वैनिंग और वैन किंग बहुत ही काइंड होते हैं नेचर में, इसलिए वो भी भागते भागते उनके पीछे आते हैं। फिर वो आवाज़ लगाते हैं, मास्टर लान। यह आवाज़ सुनते ही
लैन चेचन पीछे मुड़ता है तो वो देखते हैं कि वहाँ पे 2 भाई बहन हैं, जिसमें जो लड़की है वो बहुत ही सुंदर है। लैन चेचन एक पल उसको देखते ही रह जाते हैं। उसके बाद उनको रियलिटी हिट करती है। फिर वैन किंग और वैनिंग नज़दीक आते हैं तो वो कहते हैं क्या हुआ इन्हें। तो लैन चेचन उन्हें बहुत ही घबराते हुए कहता है कि इसे जहरीला तीर लगा है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि वैन क्लान में लगा है। तो वैनिंग कहती है क्या मैं इन्हें देख सकती हूँ। लैन चेचन के पास अब कुछ ऑप्शन नहीं है, क्योंकि लैन जिंगी की हालत देख के ऐसा लगता है यदि 1 घंटे के अंदर उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिला तो उनकी जान भी जा सकती है। और यदि यहाँ से अभी नहीं क्लान रहेंगे तो उसे तकरीबन 2 घंटे लगेंगे, और यदि लान क्लान जाएंगे तो 3 घंटे से ज़्यादा लग सकता है। तो वह मजबूरन वैन किंग को लैन जिंगी दिखाते हैं। तो जो वैन किंग है वो लैन जिंगी का जो कपड़ा जहाँ से फटा था उसको थोड़ा सा और फाड़ के स्किन वहाँ पे एरिया देखती है जहाँ पे इंजरी हुई है। वो देख के पहचान लेती है कि यह कौन सी पॉइजन है और इसका जो एंटीडोट क्या है। तब वह वैनिंग की तरफ देखती है। वैनिंग समझ जाता है और अपने हार्मफुल में से एक पाउच निकालता है, मेडिसिन का पाउच, और वो वैन किंग को देता है। वैन किंग उस पाउच को खोलकर उसमें से एक हर्ब निकालती है। थोड़ा सा वो अपने हाथ में उसको मसलती है और फिर वह लैन जिंगी के वुंड में अप्लाई कर देती है, यानी इंजरी जहाँ पे हुई थी वहाँ अप्लाई करती है। और फिर वह लैन चेचन को देते हुए कहती है मैंने एंटीडोट अप्लाई कर दिया है, थोड़ी ही देर में, लगभग 2-3 घंटे में इनको होश आ जाएगा, परंतु आपको ये जो हर्ब मैं दे रही हूँ इसको कंटिन्यू 1 हफ्ते तक इनको सुबह शाम 2 बार लगाना है। ये सुनकर लैन चेचन बहुत हैरान हो जाते हैं, लेकिन वह लैन जिंगी को चोट लगने की वजह से बहुत ही परेशान होते हैं। तो इस वजह से वो उनको ना थैंक यू कर पाते हैं और ना ही उन्होंने ध्यान दिया कि जो उनके क्लोथ थे वो वैन क्लान के थे। फिर वैन किंग उन्हें कहती है कि आप स्वॉर्ड से जाइए अपने क्लान, क्योंकि इन्हें रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। ऐसा सुनते ही लैन चेचन आओ देखते हैं ना ताओ बाकी डिसिपल्स के साथ वहाँ से तलवार में उड़ के चले जाते हैं। और फिर अपने क्लान लगभग वह 1.5 घंटे बाद पहुँचते हैं। तो क्लान में पहुँचते ही वह सीधा जिंगी को उसके रूम में लेटा देते हैं और उसके बाद अपने रूम में आते हैं। तब उन्हें याद आता है कि उन्होंने तो वैन किंग और वैन चिंग को थैंक यू भी नहीं कहा। लगभग 1 हफ्ते तक जिंगी ठीक हो जाता है पूरी तरीके से। तब उसके बाद लैन चेचन दोबारा से नी क्लान जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि जो वैन किंग और वैन चिंग है वो नी क्लान से संबंध रखते होने। वो नी क्लान में हर जगह उन दोनों को ढूंढते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती, और उन्हें शायद वन साइड लव हो चुका था वैन किंग से। हर जगह ढूंढने पे भी वो उन्हें नहीं मिलती, तो वो बहुत ही निराश हो जाते हैं और फिर अपने क्लान में आ जाते हैं। लेकिन टाइम टाइम पे जब भी कभी वह किसी भी क्लान में मीटिंग में जाते तो वो वहाँ पे वैन किंग को ढूंढा करते थे। बाकी जियांग यानले से जो लैन चेचन की एंगेजमेंट थी वह तो छोटे में ही उनके पेरेंट्स ने आपस में कर दी थी, जिसकी वजह से वो यह मैरिज के लिए रेडी हुए थे। परंतु उन्हें सोचा था कि यदि वैन किंग उन्हें मिल जाती है तो वो अपने शिफू से कह के शादी को तोड़ देंगे। और उन्हें शायद यानली का भी एक सच पता था। उन्हें यह पता था कि यानली भी जिन जिशवान से प्यार करती है और जिन जिशवान भी यानली से प्यार करते हैं, परंतु फैमिली के प्रेशर की वजह से वो दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कह पा रहे थे, यानी कि जिन जिशवान और यानली। अब आते हैं स्टोरी में। यह सोचते हुए लैन चेचन की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और फिर वह आगे अपने बेड में बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विंग और लनवांग जी अपने रूम में हैं। तभी लनवांग जी कहता है चलो विंग, बहुत देर हो चुकी है, खाना बनाना पड़ेगा। तो विंग कहता है लनवांग जी मुझे तुमसे कुछ कहना था। तो लनवांग जी कहता है हाँ विंग कहो। विंग कहता है वो लनवांग जी विंग को ध्यान से देखता है और कहता है हाँ विंग मैं सुन रहा हूँ। तो विंग कहता है एक्चुअली मुझे ना खाना बनाना नहीं आता, वो तो मैं स्पाइसी फूड के चक्कर में मैंने फ्लो में जिंगशी में खाना बनाने के लिए हाँ कह दिया। तो अब हम क्या खाएंगे। लनवांग जी विंग को देखता है और स्माइल करता है, फिर कहता है विंग तुम टेंशन मत लो, मैं खाना बना लूँगा। विंग हैरान होकर कहता है क्या लांजा तुम्हें खाना बनाना आता है। तो लनवांग जी कहता है
हाँ मुझे आता है, मुझे ही नहीं बल्कि हमारे क्लान में सबको खाना बनाना आता है। फिर विंग कहता है लांजा तुम तो हर चीज़ में माहिर हो, चाहे वो तलवारबाजी हो, युद्ध कला हो या फिर इतना कह के वो रुक जाता है और फिर ब्लश करने लगता है। लानवांगची उसके करीब आता है और कहता है क्या या फिर विंग? विंग कहता है कुछ नहीं, मेरा मतलब है चाहे कुछ भी हो हर चीज़ में। तो लानवांगजी कहता है नहीं विंग, मुझे सुनना है तुम क्या कह रहे थे। विंग कहता है लांजा कुछ नहीं, मैं ऐसे ही कह रहा था। लानवांगजी विंग को कमर से पकड़ता है और उसे अपने नज़दीक ला के कहता है प्लीज़ विंग बताओ मुझे। फिर विंग लानवांगजी को थोड़ा सा धक्का देता है और कहता है लांजा तुम बहुत नॉटी हो गए हो, चलो अब खाना बनाते हैं। यह कह के वह ब्लश करते हुए किचन की तरफ जाने लगता है। फिर लानवांगजी भी स्माइल करता हुआ किचन की तरफ जाता है। वह दोनों किचन में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि किचन में जो भी वो सामान लाए थे वो पूरा सामान अच्छे से अरेंज किया हुआ है। ये देखकर विंग कहता है वाह लांजा क्या ये तुमने किया? फिर वो खुद से ही कहता है लांजा तुम तो मेरे साथ थे, फिर तुमने कैसे किया? लानवांगजी स्माइल करके कहता है विंग ये गगर या फिर शिफू ने करवाया होगा, डिसिपल से कह के। विंग कहता है वाह हमारे गग्गा और शिफू कितने अच्छे हैं, हमारे कितना ख्याल रखते हैं ना, है ना वांग जी? लानवांग जी स्माइल करता है। फिर विंग कहता है चलो अब खाना बनाते हैं। फिर कहता है मेरा मतलब है तुम खाना बनाओ मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। लानवांग जी ठीक है कहता है और फिर अपने काम पे लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ विंग चाहता तो लानवांग जी का हेल्प करना, परंतु वह हर काम उल्टा ही करता है। वह हेल्प करने के बजाय लानवांग जी का काम बढ़ाते ही जा रहा था। जैसे कि लानवांग जी ने उसे प्याज छीलने के लिए दिया था। तो लगभग 5 मिनट बाद लानवांग जी को विंग की सिसकियों की आवाज़ आती है। तो वह देखता है कि विंग अपने दोनों आँख को कसकर बंद करके रखा हुआ है और फिर वह एक हाथ से प्याज को छीलने के बजाय उसका चीर हरण कर रहा है। मीन्स वह प्याज के लेयर बाय लेयर निकाल रहा है और फिर उसकी आंखों से टप टप करके आंसू गिरे जा रहे हैं। हालांकि उसकी आंख बंद है फिर भी। ये देखकर लानवांग जी भागा भागा जाता है विंग के पास और फिर वह उसके दोनों हाथ को पकड़ता है और उससे कहता है क्या हुआ विंग, तुम क्यों रो रहे हो? तो विंग कहता है लांजा मैं खुद नहीं रोना चाहता, परंतु ये प्याज मुझे रोने पे मजबूर कर रहे हैं, मैं क्या करूं? लानवांग जी विंग के हाथों से प्याज नीचे रखता है और फिर उसको धीरे धीरे बेसिन के पास लेके जाता है और उसके हाथ को अच्छे से पानी से धो देता है और फिर विंग से कहता है विंग अपनी आंखें खोलो। बेचारा विंग बड़ी मुश्किल से अपनी आंख खोलता है। तो लानवांग जी 2-3 स्प्लैश पानी के उसकी आंख में मारता है। उसके बाद जाके विंग की आंखों में जो जलन है वो थोड़ा कम होता है। परंतु लानवांग जी देखता है कि विंग की आंखें पूरी लाल हो चुकी है। फिर वह विंग से कहता है विंग तुम चिंता मत करो, मैं खाना बना लूँगा। यह कहकर वह विंग को अपने बेडरूम में लेके उसे बेड पे रखता है और कहता है तुम यहीं से मुझे देखो, मैं खाना बनाता हूँ। और रही बात सीखने की, खाना बनाने सीखने की, तो मैं किसी दिन तुम्हें सिखा दूंगा, अभी बहुत रात हो चुकी है। फिर विंग ठीक है कहता है और वहीं पे बैठ जाता है। फिर लानवांग जी जाके खाना बनाने लगता है। फिर विंग लानवांग जी को बहुत ही प्यार से देखने लगता है और देखते ही देखते लानवांग जी 1 घंटे में डिनर तैयार कर लेता है और फिर उसे टेबल पे लगा देता है। हम देखते हैं कि लानवांग जी ने विंग के लिए स्पाइसी नूडल्स और वेज फ्राइड राइस बनाए हैं और उसने अपने लिए सिंपल सा जूसी नूडल्स बनाए हैं। फिर वह दोनों खाने लगते हैं। विंग तो खाने को देखकर ही खुश रहता है और वह कहता है लांजा लांजा तुम तो इतने परफेक्ट कैसे हो सकते हो? फिर वह पाउट बना के खाना खाने लगता है और ऐसे खा रहा था जैसे मानो कि लाइफ में पहली बार खाना खा रहा। और वह कहता है खाते खाते लांजा ये सच में ये बहुत टेस्टी है सच में। लानवांग जी बहुत खुश होता है। लगभग आधे घंटे बाद उन दोनों का खाना हो जाता है। फिर वो दोनों अपने बर्तन रख देते हैं। उसके बाद विंग और लानवांग जी थोड़ा वॉक करने जाते हैं बाहर। तब तक देखते हैं कि 9 बज चुके हैं। तो वो अब वापस आ जाता है और फिर विंग अपने बिस्तर में लेट जाता है। फिर वह लानवांग जी को देखता है जो कि बहुत ही आराम से लेटा होता है और ऊपर छत को देख रहा होता है। मीन्स जो रूफ होता है उसको देख रहा होता है। विंग उसके पास जाता है
और उसके चेस्ट पे अपना हेड रख के कहता है लांजा। लानवांग जी कहते हैं विंग। विंग कहता है क्या आज हम वो नहीं करेंगे? लानवांग जी कहता है क्या वो विंग? विंग कहता है तुम्हें पता है मैं किस बारे में बोल रहा हूँ? लानवांग जी कहता है सच में विंग, मुझे नहीं मालूम। विंग कहता है ठीक है फिर, सो रहा हूँ मैं। यह कह के वह पीछे मुड़ के सोने लगता है। फिर लानवांग जी स्माइल करता है और फिर वह विंग को अपनी तरफ मुड़ाता है और धीरे से अपने लिप्स पे रखता है और फिर एक रोमांटिक सा किस करते हैं। इसके साथ ही वह धीरे धीरे अपने और विंग के जो भी है रोप्स खोलता रहता है दोनों हाथों से। देखते ही देखते विंग और लानवांग जी के सभी कपड़े ज़मीन पर फैले होते हैं और फिर इनका वही एवरीडे मीन्स एवरीडे का सेशन स्टार्ट हो जाता है। लगभग 3 घंटे बाद ये स्टॉप होते हैं और फिर लानवांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में ले जाता है, उसे अच्छे से क्लीन करके वहाँ पे भी एक राउंड करता है और फिर वापस आके दोनों बेडशीट चेंज करके आराम से सो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि वैन के कुछ सैनिक या मानो पपेट्स लान क्लान के बॉर्डर पे कुछ कर रहे हैं, कुछ मंत्र का जाप कर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो ये जो लान क्लान की जो प्रोटेक्टिव लेयर है जिसको कि उनके एंचेस्टर ने बनाया है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ट्राई करने पे भी कुछ नहीं होता तो वह पपेट्स जो है वहाँ से गायब हो जाते हैं और फिर वह सीधा ही वैन रोहान और वैनशु को वो करते हैं। तब उनमें से एक पपेट जो थोड़ा बहुत बोल सकता है वो उन्हें कहता है मास्टर, वो लेयर नहीं टूट रही, हमें कुछ और करना पड़ेगा। यह सुनकर जो वैन रोहान है अपने सिंहासन पे एक जोर से हाथ मारता है और कहता है कैसे कैसे तोड़ेंगे हम उस लेयर को? क्योंकि वैन किंग और वैन निंग का भी कुछ पता नहीं चला अभी तक। वहाँ पे उनके साथ क्या हुआ, वो बच गए या फिर उनकी वहीं पे मृत्यु हो गई लान क्लान में। तभी वैनशु वैन रोहान से कहता है भैया, मैं किसी एक को जानता हूँ जिसे लान क्लान के प्रोटेक्टिव लेयर के बारे में पता है और वह कैसे टूट सकती है उसे ये भी पता है। तो वैन रोहान कहता है कौन है वो और उसे तुरंत बुलाओ। वैनशु कहता है इस समय तो वो नहीं आ सकता, हम उसे कल बुलाएंगे। ये कहकर इनका सीन यही कट होता है। अब हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है। हम देखते हैं जियांग क्लान में यानली सुबह का ब्रेकफास्ट बना रही है परंतु वह बहुत सैड है। उसकी शक्ल देख के पता चल रहा है कि वो बहुत ही दुखी है आज। मैडम यू यानली के पास आते हैं और कहते हैं बेटा क्या हुआ तुम्हें? तब यानली मैडम यू से कुछ कहना चाहती है परंतु वो बहुत हिचकिचा रही होती है। फिर मैडम यू पूछते हैं बेटा तुम बताओ मुझे, मैं तुम्हारी माँ से पहले तुम्हारी एक फ्रेंड हूँ। फिर यानली कहती है माँ क्या आप मेरी शादी लांसी चैन से तोड़ सकती हैं? क्योंकि मैं किसी और को प्यार करती हूँ और ऐसा लगता है कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। यह सुनते ही मैडम यू को एक झटका सा लगता है और फिर वह फ्लोर पे नीचे गिर जाती हैं और उनकी आंखों से आंसू आने लगता है। तब यानली अपनी माँ को देखकर बहुत रोती है और खुद भी नीचे बैठती है और कहती है प्लीज़ माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं ये कैसे हो गया, प्लीज़ माँ मुझे माफ़ कर दो। मैडम ये कहती है कौन है वो? तब यानली कहती है जिन जिशवान। फिर यानली बहुत ही ज़ोरों से रोने लगती है। यानली का रोना सुनकर जियांग चैन और जियांग फेमियान भी वहाँ आ जाते हैं। तब वो देखते हैं कि मैडम यू और यानली दोनों ही रो रहे हैं, दोनों घबरा जाते हैं। तब जियांग चैन पूछता है माँ माँ क्या हुआ? शीजिए क्या हुआ बताओ ना। मैडम यू कुछ नहीं बोल पाती। फिर यानली रोते रोते उन दोनों को सब कुछ बता देती है। जियांग फेमियान गुस्से से यानली को एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं यही थी मैं हमारी परवरिश। यानली तुम्हें मैंने हमेशा सबसे ऊपर रखा, सभी भाई बहनों में हमने तुम्हारी हमेशा कोई भी इच्छा को अधूरा नहीं रहने दिया। जब तुम जिन जिशॉन से इतना प्यार करती थी तो जब तुम्हारी एंगेजमेंट हो रही थी लैंसी चैन के साथ तब तुमने हमें क्यों नहीं बताया? यानली कुछ नहीं कहती, वो बस रोती रहती है। जियांग चैन यानली से कहते हैं शीजिए आपको एक बार
माँ बाबा से वो बात बतानी चाहिए थी। यान ली जियांग चैन से गले लगती है और फिर रोने लगती है और कहती है, आचिंग मुझे माफ़ कर दो, मैं घबरा गई थी उस टाइम, मुझे लगा था कि माँ बाबा नहीं मानेंगे। तभी यानली महसूस करती है कि मैडम यू का हाथ यानली के सर पे है। तब यानली दिखती है कि मैडम यू उसी के पीछे है। यानली आचिंग से हक ब्रेक करके मैडम यू के गले लगती है और कहती है, माँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैडम यू बहुत प्यार से यानली का सर पैट करती है और फिर कहती है, यानली बेटा कोई बात नहीं, मैं आज ही लान क्लान में लेटर भेजती हूँ। इतने में जेंग फेमियन कहते हैं, यू लेटर भेजने से कुछ नहीं होगा, हमें खुद वहाँ चलना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही बड़ा मामला है। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आशियान की फैमिली पे कोई बात उठे या फिर आशियान पे कोई बात उठे। मैडम यू कहती है, हाँ फेमियन तुम सही कह रहे हो। और फिर वो सभी लोग अपना ब्रेकफास्ट करके लान क्लान के लिए अपने तलवार से निकल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि जियांग फेमियन ने लान क्लान निकलने से पहले एक स्क्रॉल में कुछ लिखते हैं और फिर वह अपने डिसिपल से कहते हैं कि इसे जिन क्लान में दे देना। फिर डिसिपल वहाँ से अपने स्वॉर्ड की हेल्प से जिन क्लान के लिए निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं कि लानवांगजी सुबह उठ के अपना फ्रेश होके क्लान के कामों के लिए जा चुका है। वहीं सुबह के 9 बजे विंग की नींद खुलती है तो उसी टाइम लानवांगजी भी वापस आता है। फिर वह डायरेक्ट किचन में जाके अपना जो भी खाना वगैरह है वो टेबल पे रखता है। फिर विंग को देखता है जो कि उसे ही घूर रहा होता है। वो कहता है, विंग आओ खाना खाते हैं। विंग कहता है, लंजा मुझे मुंह धोना है, फ्रेश होना है। फिर लानवांगजी जाता है उसके पास, उसे ब्राइडल स्टाइल में उठा के वॉशरूम ले जाता है। वहाँ पे उसको अच्छे से नला धुला के वापस लाता है और फिर उसको अपने हाथों से प्यार से ब्रेकफास्ट कराता है और फिर एक टैबलेट भी देता है पेन किलर खाने के लिए। थोड़ी देर बाद फिर लानवांगजी और विंग दोनों क्लान की तरफ निकल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि जियांग क्लान बाकी क्लान से तो दूर है परंतु जिन क्लान के थोड़ा सा नज़दीक है, इसलिए वह डिसिपल वहाँ पे पहुँच के सीधा जिन गाओशाओ के पास पहुँचता है और फिर वह उन्हें वह स्क्रॉल देता है। वह स्क्रॉल पढ़ते ही जिन गाओशाओ जिन जिशॉन को बुलाते हैं। जिन जिशॉन आता है तब जिन गाओशाओ जिन जिशॉन से कहता है, जिन जिशॉन क्या तुम यालनी से प्यार करते हो? जिन जिशॉन बिना डरे अपने फादर से कहता है, हाँ फादर मैं यालनी से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। फिर जिन गाओशाओ कहते हैं, तुम्हें पता भी है वह ऑलरेडी लैंसी चैन का होने वाली वाइफ है, फिर कैसे? तब जिन जिशॉन कहता है, फादर मैं यालनी से बहुत प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा, वरना मैं किससे शादी नहीं करूँगा। और फादर यालनी ने कहा था मुझसे कि वो अपने पेरेंट्स से बात करेगी, तो मुझे लगता है उन्होंने इसीलिए आपको ये स्क्रॉल भेजा होगा। तब जिन गाओशाओ दोबारा स्क्रॉल पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि हम लान क्लान जा रहे हैं बात करने के लिए, तुम भी अपने बेटे को लेके वहाँ आ जाना। फिर जिन गाओशाओ कहता है, चलो लान क्लान चलना है, पता नहीं एक से एक नालायक बेटे सभी मेरे घर में पैदा हुए हैं। यह कहकर वह बड़बड़ाता है और फिर अपने लान क्लान निकलने की तैयारी करने लगता है। फिर जिन जुशवान जिन गाओशाओ और उनकी वाइफ तीनों लान क्लान के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें यहाँ से तकरीबन 1.5 घंटा लग जाएगा लान क्लान पहुँचने में। वहीं हम देखते हैं कि लान क्लान में विंग भी अपनी ड्यूटीज़ जो है प्रॉपर अच्छे तरीके से निभा रहा है। बस एक कमी है कि वो सुबह नहीं उठ पाता, लेकिन इससे लैन किरेन लैंसी चैन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी वांगजू को तो क्या ही प्रॉब्लम होगी उसे। ऐसे ही करते करते लगभग दोपहर का टाइम हो जाता है। तभी डिसिपल आता है और कहता है कि जिन क्लान और जंग क्लान के कुल प्रमुख और उनकी फैमिली आई हुई है। यह सुनकर विंग तो बहुत खुश हो जाता है। लैन सिचैन थोड़ा हैरान हो जाते हैं और लैन कुरन भी थोड़ा हैरान हो जाते हैं। उतने ही देर में
जिन क्लान के फैमिली मेम्बर्स और जियांग क्लान के फैमिली मेम्बर्स वहाँ पहुँच जाते हैं। विंग भागता हुआ जाता है और सीधा यानली को गले लगाता है। वह ये ध्यान नहीं देता कि यानली का जो फेस है वो थोड़ा सा मुरझाया हुआ है और कहता है, शीजिए आप आ गई, मैं बहुत खुश हूँ आपको यहाँ देख के। उसके बाद वह अपनी माँ को गले लगाता है, फिर जियांग फैमियान और लास्ट में जाके जियांग चेन। फिर जियांग चेन कहता है, बस इतनी ही थी मेरी इज्जत सबसे लास्ट में। फिर विंग कहता है, और नहीं थे क्या चिंग, शुक्र मनाओ मैंने तुम्हें हक गया, वरना तुम तो। ऐसा करके वो वहाँ से मैडम यू के पीछे भागने लगता है। विंग को ऐसा भागते देखकर लनवांग जी को डर लग रहा होता है कि कहीं वो गिर ना जाए। लैन चिचैन उसके एक्सप्रेशन पढ़ लेते हैं और कहते हैं, वांग जी मत घबराओ, मास्टर वी को कुछ नहीं होगा। फिर लैन के रैन लानवांग जी और लैन चिचैन आगे आते हैं, तब वो सबको बो करते हैं और फिर पूछते हैं कि आप सबके यहाँ अचानक आने का कारण। तब जिन गाओशाओ और जियांग फैमियान कहते हैं कि हमें आप सबसे यानी कि पूरे फैमिली मीटिंग करनी है। तब वो सभी फैमिली यानी कि जिन फैमिली, जियांग फैमिली और लान फैमिली एक हॉल में एकत्रित होते हैं। वहाँ पे और कोई नहीं होता, बस इन्हीं तीनों की फैमिली होती है। तब फिर जियांग फैमियान अपनी बात स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि लैन कुरैन हमें माफ़ करना, परंतु हम यानली का शादी लैन चिचैन से नहीं कर सकते। थोड़ी देर शांत रहने के बाद जियांग फैमियान कहते हैं, कुरैन हमें माफ़ करना, परंतु हम यानली की शादी लैन चिचैन से नहीं कर सकते। दरअसल बात यह है कि जिन जिशुआन और यानली पहले से ही प्यार करते थे, परंतु उन्हें हमें नहीं बताया। फिर जिन गौशाओ भी कहता है, हाँ कुरैन हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था कि ये बच्चे ऐसे कर रहे हैं। अगर हमें पहले पता था तो ये बात इतनी आगे बढ़ती भी ना। कुरैन उन दोनों की बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा होता है। फिर वह अपने मुझे सहलाते हैं और कहते हैं, जियांग फैमियान और जिन गौशाओ कोई बात नहीं, यदि यानली और जिन जिशुआन आपस में प्यार करते हैं तो उनकी शादी करा दीजिए, हमें इससे कोई ऐतराज़ नहीं, क्योंकि बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। और मैं भी ये नहीं चाहता कि यानली को हम ज़बरदस्ती शादी करके लान क्लान लाए। उससे यानली तो खुश नहीं रहेगी और साथ ही साथ मेरा नेफ्यू लैन चिचैन भी खुश नहीं रह पाएगा। तो इससे अच्छा है कि यानली और जिन जिशुआन की शादी करा दी जाए। यह सुनकर जियांग फैमियान और जिन गाशा बहुत खुश होते हैं। मैडम यू भी बहुत खुश होती है। यानली जिन जिशुआन का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, परंतु सबको लगता है कि लैन चिचैन दुखी होगा। परंतु लैन चिचैन भी मन ही मन बहुत खुश होता है, क्योंकि अब उसकी भी जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो चुकी है। यानी कि अगर ये शादी आज कैंसिल नहीं होती तो उसे जैसे भी करके यानली से शादी करनी पड़ती। विंग जाता है यानली के पास और कहता है, शीजिए आपने इतनी बड़ी बात छुपाई हमसे, आप तो बहुत ही छुपा रुस्तम निकले शीजिए। ऐसा करके वो यानली को चिढ़ाता है। वही हम देखते हैं कि वैन क्लान में लान क्लान का ही एक मेंबर आया हुआ है। वह सीधा जाके वैनशु और वैन रोहान को बो करता है और कहता है, मैं आपको बताऊंगा कि लान क्लान का जो प्रोटेक्टिंग लेयर है उसको कैसे डिसअपियर करना है, परंतु मेरी एक शर्त है। जब आप लैन क्लान पे हमला करोगे तो वहाँ पे जितने भी रॉयल लैंस हैं, यानी कि लानवांग जी, लैन गोरैन, लैन चिचैन, इनको आप मार देना। और एक एल्डर्स है जिनका नाम मैं आपको बाद बताऊंगा, उनको मारना। बाकी जो लोग हैं वो नहीं मरने चाहिए, क्योंकि मैं उनकी जगह पे वहाँ पे रूल करना चाहता हूँ। और
विभीषण को अपना लैंड फ्रेंड बनाना चाहता हूँ। यह सुनकर वैंशु स्माइल करता है और कहता है, अच्छा तो तुम हमारे साथ डील करोगे? तो वो पर्सन भी कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास और कोई चांस है लैंड क्लैन में घुसने का? वैंशु कहता है, तुम्हारी तो मैं। इतने में वैन रोहन हाथ खड़े करता है, यानी कि वो वैंशु को चुप होने का इशारा करता है और कहता है, हमें तुम्हारा प्रपोजल मंजूर है, परंतु 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारे क्लान का प्रोटेक्टिंग लेयर हट जाना चाहिए। फिर वैन रोहन उससे पूछता है, वैसे तुम विभूषण को अपने लैंड फ्रेंड क्यों बनाना चाहते हो? तब वह पर्सन कहता है, क्योंकि कोई भी सुंदर चीज़ और जो हर चीज़ में परफेक्ट हो वो बस मेरी हो सकती है, बस मेरी, यानी कि सुशे की। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये यहाँ का मेन विलन और कोई नहीं, सुशे है। उसने जब विंग को फर्स्ट टाइम देखा लैंड क्लैन में, यानी कि जब वो शादी करके आया, तब से वह उसका दीवाना हो गया था और वह लानवांग से जलने लगा था। फिर उसने प्लान बनाया कि लानवांग जी और लैंची चैन लैंड कुरन को कैसे रास्ते से हटाया जाए, परंतु उसे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला। तब उसे पता चला कहीं से कि वैन रोहन और वैंशु एक पर्सन की सर्च कर रहे हैं हर क्लान में, अब बस लान क्लान बचा था। तो इसीलिए उसने ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको हटाने के लिए उनसे डील किया, ताकि इसके दौरान वह विंग को अपना बना ले और बाकी के जो 3 कांटे हैं, यानी कि लैंची चैन, लानवांग जी, लैंड कुरन, उनको रास्ते से हटा सके। फिर शुशे कहता है, वैसे आप लोग हमारे क्लान में हमला करके क्या ढूंढ रहे हैं? क्योंकि मुझे पता है आप लोग कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हो, तो क्या मैं जान सकता हूँ वो? क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। तब वैंशु वैन रोहन की तरफ देखता है, फिर वैन रोहन उसको इशारे से हाँ कहता है। तब वैंशु उसे बताता है कि कई वर्षों से हम एक आदमी की तलाश कर रहे हैं जिसको हम बलि देकर उसके ब्लड से जो भी yin आयरन के टूटे हुए टुकड़े हैं उसे जोड़कर उसकी शक्ति को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। यह सुनकर शुशे कहता है, अगर ऐसा है तो आपको हमारे क्लान में कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमारा क्लान प्योर वाइट एनर्जी यूज़ करता है और हमारे क्लान में इस तरह के आदमी का मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हमारी पीढ़ियों दर पीढ़ियों में ऐसा कोई भी इंसान अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है। तभी वैंशु कहता है, तुम ऐसे दावे के साथ कैसे कह सकते हो? तब शुशे कहता है, क्योंकि मैं वहीं का डिसिपल हूँ और बाकी लैनवांग जी, लैंची चैन, लैंड कुरन को तो नहीं पता, परंतु मैं चुप चुप के उनके जो भी हिडन लाइब्रेरी है वहाँ पे मैं जाता रहता हूँ। वहाँ पे मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं सुना जिससे मुझे ये पता चले कि हमारे क्लान में कोई ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति पैदा हुआ है या फिर हो, और ना ही कभी बाहर से आया हो। इतना ही बोलता है कि उसे कुछ याद आता है। तभी वैन रोहन कहता है, बाहर से आना, क्या वो व्यक्ति विभूषण तो नहीं? ऐसा कहकर वैन रोहन और वैंशु के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। शुशे बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है, क्या मेरा विभूषण इतना ताकतवर है कि वो ये नारायण की शक्ति को बढ़ा सकता है? फिर वैन रोहन कहते हैं, तुम अपने क्लान के साथ जो करना चाहे कर सकते हो, परंतु हमें विंग के खून से मतलब है। हम बलि के नाम पे थोड़ा सा उसको बेहोश करके उसके शरीर से थोड़ा सा खून ले जाएंगे, इससे तुम्हें कोई आपत्ति? तब शुशे कहता है, नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस तरीके से वो लोग वहाँ से डील करके शुशे वापस आ जाता है।
वहीं हम देखते हैं लान क्लान में हीलर भागा भागा आता है सभा हॉल में, और फिर वह लैन कुरैन के सामने झुक के कहता है, मुझे माफ़ करना आप लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए, परंतु वो 2 लोग जिनको कल हांग वांग जुन और लैन फुरन लाए थे उनको होश आ गया है। यह सुनकर लैन चैन सबसे पहले भागता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो भी भागे भागे वहाँ जाते हैं। लैन चैन देखता है कि वैनिंग और वैनकिंग बैठे हुए हैं और उनके जगह जगह पर ड्रेसिंग लगी हुई है। वैनकिंग जैसे ही लैन चैन को देखती है तो वो बो करती है और कहती है, मास्टर लान आप। फिर वैनिंग भी लैन चैन को बो करता है। इतने में बाकी सभी लोग भी आ जाते हैं। कोई भी इन लोगों को नहीं पहचान पाता क्योंकि उनके ड्रेस अलग थे। तभी लैन चैन पूछता है, क्या तुम दोनों ठीक हो? तो वो दोनों कहते हैं, हम ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद लैन कुरैन आगे आते हैं और पूछते हैं, बेटा तुम दोनों कौन हो और तुम पे किसने हमला किया? फिर वैन किंग उन्हें सब कुछ बताती है कि वो वैन क्लान से हैं और फिर उनके साथ जो भी है वैन शू और वैन रोहान ने हमला कराया था, वो क्यों कराया, ये सब उनको पूरा बता देती है। ये सब सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उन्हें बहुत गुस्सा आता है वैन रोहान और वैन शू पे। लैन शिचैन तो गुस्से से जाने वाला होता है। तभी लैन कुरैन उसको बोलते हैं, शिचैन रुको, हम ऐसे हमला नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग ब्लैक एनर्जी यूज़ करते हैं जिसको जीत पाना बहुत ही मुश्किल है। फिर लैन शिचैन वहीं रुक जाते हैं। फिर वो वैन किंग और वैनिंग से पूछते हैं और उनका क्या प्लान है। तब वो बताते हैं कि वो लोग ऐसे आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसके पास की ब्लैक मैजिक हो और उसके ब्लड से मीन्स उस आदमी को बलि चढ़ाकर उसके ब्लड से वो लोग यीन आयरन के टुकड़ों को एक्टिवेट करना चाहते हैं पूरे पावर के साथ। ये सुनते ही लैन कुरैन, जियांग फेमियान और मैडम यू एक दूसरे को देखते हैं और फिर वह तीनों विंग को देखते हैं। ये सुन के विंग भी थोड़ा सा सहम जाता है, लेकिन बाकी लोग ये नोटिस नहीं कर पाते। फिर लैन कुरैन कहते हैं, शिचैन तुम सब क्लान में ये अफवाह फैला दो कि जो 2 लोग लैन वांगजी और विंग को रास्ते में मिले थे वो लोग मर चुके हैं। सब हैरान हो जाते हैं। फिर लैन कुरैन को देखते हैं। तब लैन कुरैन उन्हें समझाता है कि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि इन दोनों पे वैन क्लान के लोग इमोशनल ब्लैकमेल करें, क्योंकि जैसा इन्होंने बताया उनकी एक आंट भी वहाँ रहती है, यानी कि ग्रैंड मदर, तो वो उसके थ्रू इनको ब्लैकमेल कर सकते हैं। यदि हम ऐसा कहेंगे तो उनके पास कोई सोर्स नहीं रहेगा इनको ब्लैकमेल करने का। सभी लोग लैन कुरैन की बात से सहमत होते हैं और फिर वैसा ही करते हैं और देखते ही देखते पूरी बात पूरी कल्टिवेशन वर्ल्ड में फैल जाती है। वहीं शूशे को इस बात का कुछ अता पता नहीं होता क्योंकि वो तो बाहर गया था वैन रोहान से मिलने। फिर लैन कुरैन सबसे कहते हैं कि ये बात जितने भी हम लोगों के बीच में हुई है ये कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए। तभी एक हेड डिसिपल आता है हीलर रूम में और वह सबको वो करके लैन कुरैन से कहता है कि मास्टर, वैन क्लान का जो आउल है वो लगातार 1-2 घंटे से हमारे क्लान के ऊपर चक्कर लगा रहा है। ऐसा लगता हो मानो वो कुछ खोज रहा है या फिर कुछ करने वाला है। तभी जिन जुआशो कहते हैं, कुरैन कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें ऐसा लगता हो कि यहाँ पे वो पर्सन मिलेगा, इसीलिए वो कहीं वॉर की तैयारी तो नहीं कर रहे। ये सुनकर जियांग फेमियान और मैडम यू बहुत डर जाते हैं। फिर जियांग फेमियान कहते हैं, हाँ कुरैन मुझे भी यही लगता है और मुझे लगता है कि हम सब लोगों को भी 1-2 दिन में वॉर की पूरी तैयारियां स्टार्ट कर देनी चाहिए और बाकी कल्टीवेशन के जो क्लान्स हैं उनको भी इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि वो किसके साथ होकर लड़ना चाहते हैं। कुरैन ठीक है कहते हैं। फिर वो सभी लोग सभा हॉल में जाते हैं वापस और फिर एक एक करके जितने भी छोटे बड़े क्लान थे, यानी कि जो नी क्लान है, मो क्लान, शू क्लान, सबको वो लेटर लिखते हैं जिसमें वो मेंशन करते हैं कि शायद आने वाले 1-2 दिन में वैन क्लान के साथ
लान क्लान का युद्ध हो सकता है। तो उस टाइम यदि आप दोनों में से किसी एक के साथ देना चाहते हैं तो आप अपना जो भी रिप्लाई भेज सकते हैं। मैक्सिमम सभी जो क्लान है वो लैन क्लान के साथ देने के लिए रेडी हो जाता है, बस एक क्लान शू क्लान को छोड़ के। लेकिन जो लैन क्लान है इस बात को इतना माइंड नहीं करते। फिर हम देखते हैं कि अगली सुबह होते ही जियांग फेमियान और जियांग चैन वापस चले जाते हैं अपने क्लान, और वहीं जिंग गाओशाओ और जिंग जिशॉन भी अपने क्लान वापस चले जाते हैं ताकि वहाँ पे अपने डिसिपल्स को युद्ध के लिए तैयार करें। और यहाँ पे भी युद्ध की पूरी तैयारी चल पड़ती है। मैडम यू घबराई सी विंग के पास होती है और उस टाइम लानवांग जी वहाँ नहीं होता है। तब मैडम यू विंग से कहती है, विंग बेटा, युद्ध के टाइम कुछ भी हो जाए तुम्हें बाहर नहीं आना है। विंग कहता है, माँ लेकिन मैं आप सब लोगों को छोड़ के कैसे अकेले बैठ सकता हूँ अंदर। मैडम यू कहती, मुझे कुछ नहीं पता। विंग कहता है, माँ अगर आप लोगों को बचाने के लिए या फिर लांजा को बचाने के लिए या किसी को भी बचाने के लिए अगर मुझे अपनी जान खतरे में डालनी पड़े तो माँ मैं उसके लिए पीछे नहीं हटूंगा। इतने में लानवांग जी भी आ जाता है और वह मैडम यू और विंग की बात सुन लेता है और बहुत ही क्वेश्चन भरे लुक से दोनों को देखता है। तो मैडम यू लानवांग जी को सब कुछ बता देती है कि विंग के पास ब्लैक मैजिक है और वैन रोहन और किसी को नहीं, विंग को ही ढूंढ रहा है। ये सुन के लानवांग जी बहुत घबरा जाता है। फिर वो विंग से कहता है, विंग माँ सही कह रही है, तुम्हें कुछ भी हो जाए तुम्हें यहीं रहना है, हम उनसे लड़ेंगे। तो विंग कहता है, लांजा तुम भी माँ की तरफ जिद करने लग गए, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है, आप लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हो। वैन रोहन को हराना इतना आसान नहीं है, उसके पास बहुत सारे पपेट्स हैं, आप लोगों को पता नहीं, लेकिन फिर भी मैं चुपके चुपके मैंने वैन क्लान का पूरा ब्यौरा किया है। मुझे पता है उसने बहुत सारे पपेट्स बना के रखे हैं, इतना कि शायद आप लोग कभी सोच भी नहीं सकते। विंग की बात सुनकर मैडम यू और लानवांग जी हैरान हो जाते हैं। फिर मैडम यू कहती है, बेटा तुमने कब देखा ऐसा। तो विंग बताता है कि जब वो जियांग क्लान में था तब वह फ्रेंड्स के साथ खेलने के बहाने से वह हमेशा बाकी के क्लान्स पे नज़र रखा करता था कि वहाँ पे क्या क्या चल रहा है। तब उसने देखा कि वैन क्लान में वैन रोहान और वैन शू पपेट्स की आर्मी रेडी कर रही है और उनके पास सैकड़ों की तादाद में पपेट्स हैं और पपेट्स भी अलग अलग तरीके के हैं। कई पपेट्स ऐसे हैं जो म्यूटेट होते हैं, कई पपेट्स ऐसे हैं जिनको मारा जा सकता है और कई पपेट्स ऐसे हैं जिनको मारा नहीं जा सकता। उनको बस ब्लैक एनर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं या फिर पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस ब्लैक एनर्जी से के लिए, उसके अलावा उनका कुछ नहीं किया जा सकता। ये सुनकर मैडम यू और लानवांग जी बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तब विंग कहता है, आप दोनों परेशान मत हो, मेरे साथ मेरी चेंचिंग है ना, मैं सब संभाल लूँगा, बस आप लोग मेरा साथ देना। फिर विंग कहता है, अब हमें तैयारी करनी होगी क्योंकि आप लोग अकेले वैन रोहान से और वैंशु से नहीं जीत सकते, मुझे भी कुछ करना होगा। फिर लानवांग जी और मैडम यू मान जाते हैं। फिर वो सभी लान क्लान का जो ट्रेनिंग ग्राउंड है वहाँ आ जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि लैन चिचैन और लैन कुरैन सभी डिसिपल्स को सिखा रहे हैं। फिर लानवांग जी वहाँ आता है, लैन कुरैन को देखता है तो वो लैन कुरैन को कुछ बताने लगता है विंग के बारे में। तो लैन कुरैन कहता है, वांग जी मुझे पता है विंग के बारे में, मैं पहले से जानता हूँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हारी शादी विंग से तय की, क्योंकि मुझे पता है यदि जिस किसी को भी विंग की शक्ति के बारे में पता चलेगा तो वो हमेशा उसका मिसयूज ही करना चाहेगा, और मुझे पता है कि तुम ऐसे नहीं हो। इतने में विंग कहता है, शिफू इतनी इमोशनल बातें करने का टाइम नहीं है अभी हमारे पास, हमें तैयारियां करनी है, हम ये वाइट एनर्जी से अकेले कुछ नहीं कर सकते, आप लोगों को थोड़ा बहुत ब्लैक एनर्जी भी आनी चाहिए। तो लैन करन कहते हैं, विंग अब हम क्या कर सकते हैं। तो विंग कहता है कि आप लोग ब्लैक एनर्जी को तो यूज़ नहीं कर सकते, परंतु आप लोग अपने जो ये संगीत कला है
यानी कि गुचिन, उसको यूज़ कर सकते हैं पपेट्स को हराने के लिए, क्योंकि पपेट्स या तो ब्लैक एनर्जी से मर सकते हैं, शक्तिशाली म्यूजिक की धुन से। फिर क्या था, पूरे क्लान में यानी कि लान क्लान में इस तरह की शिक्षा जो कि बस लान वांगजी और शी चैन को आती थी, वो बाकी डिसिपल्स को भी सिखाई जाती है। और फिर जो लैन क्लान है बाकी क्लान्स में भी बटरफ्लाई मैसेज करके उन्हें भी बता देता है कि ऐसे ऐसे करके हम फाइट करेंगे। और हाँ फ्रेंड, इसमें यह है कि लान क्लान के अलावा जो बाकी क्लान्स के कुल प्रमुख हैं वो लोग भी बटरफ्लाई मैसेज को रीड कर सकते हैं। वो रिप्लाई नहीं कर सकते बट वो रीड कर सकते हैं। तो इस तरीके से बाकी क्लान्स में भी तैयारी शुरू हो जाती है। शूशे चुपके चुपके इन सबको देखता है और फिर वह विंग को देखते हुए स्माइल करता है और कहता है, वाह तुम बस मेरे ही हो, यह कहता है। और फिर वह अपने क्लान से चुपचाप से निकल जाता है, जिसे कि जाते हुए जिंगी देख लेता है। फिर वह सीधा आके लैन कुरन को बता देता है। उस समय वहाँ पे लैन शी-चैन, लान वांगजी सभी होते हैं। तो सभी समझ जाते हैं कि हो ना हो इसमें शूशे का ही हाथ है। ऐसे करते करते 1 मंथ हो जाते हैं। वहीं वैन रोहान भी अपने भाई वैन शू और शूशे के साथ मिलके अपने पपेट्स के साथ लान क्लान पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लान क्लान में वैन रोहान के जितने भी प्लान थे वो ऑलरेडी उन्हें पता चल चुके थे, क्योंकि जो वैनिंग और वैन किंग की ग्रैंड मदर थी, विंग ने अपने ब्लैक मैजिक से जैसे तैसे उनको कांटेक्ट करके उनको सब कुछ बता दिया था। और फिर उन्होंने ही विंग को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, जिस कारण से लान क्लान में बाकी के सभी क्लान के जो डिसिपल्स है और कुल प्रमुख है वह आ चुके थे लड़ाई के लिए। वहीं दूसरी तरफ वैन रोहान, वैन शू, शू यांग और शूशे मिलके पपेट्स की सेना के साथ लान क्लान पे हमला कर देते हैं। और देखते ही देखते लान क्लान, जो कि एक शांत क्लान था, डिसिप्लिन से गिरा हुआ, वहाँ आज एक कोहराम मचा हुआ है। हर जगह चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, तलवारों की टकराने की आवाज़ आ रही है। वैन रोहान हर डिसिपल यानी कि हर क्लान के डिसिपल्स को मारता हुआ आगे बढ़ रहा है। उसके अराउंड एक ब्लैक स्मोक उठा हुआ है, यानी कि उड़ रहा है। और वही ब्लैक स्मोक बाकी जो डिसिपल्स है दूसरे क्लान्स के, उनको चोक करके मार रहा है। वहीं दूसरी तरफ लान वांगजी वैनशू के साथ लड़ रहा है और जियांग चैन शूशे के साथ और लैन शी-चैन शूयांग के साथ लड़ रहा है। तभी शूशे धोखे से जियांग चैन को मारता है उसके बाजू में, जिससे कि जियांग चैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और फिर उसका जो तलवार है नीचे ज़मीन पे गिर जाता है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर शूशे जियांग चैन को मारने ही वाला होता है, इतने में एक तलवार आती है और फिर वो शूशे का सीधा हाथ काट देती है। तो हम देखते हैं कि ये तलवार और किसी की नहीं, यानली की है। और दूसरे ही पल यानली वहाँ पहुँच जाती है और फिर वह जियांग चैन को उठाती है और कहती है, अचिंग तुम ठीक हो? और फिर वह शूशे से कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती एक बड़े क्लान से ताल्लुक़ रखते हुए, वैंस का साथ देते हुए? हम देखते हैं कि शूशे का एक हाथ कट चुका है। तो वह चिल्लाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे वार करने की? तब यानली कहती है, तुम्हारा एक हाथ कट चुका है फिर भी तुम्हें इतनी अकड़ है? तब शूशे कहता है, तुम एक औरत होके मेरा मुकाबला करोगे? फिर यानली एक स्माइल करती है और कहती है, मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें ऑलरेडी हरा चुकी हूँ। फिर वह जियांग चैन को ले जाने लगती है और वहाँ शूशे गुस्से से चिल्लाने लगता है। शू यांग ये सब देख लेता है, तब वो भी लैन शी-चैन पे वार करने लगता है, लेकिन लैन शी-चैन उसके हर वार को वहीं रोक देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ लान वांगजी भी वैन शू से बहुत अच्छी तरीके से लड़ रहा है और वो दोनों भी उन दोनों को हरा देते हैं। इतने में हम देखते हैं कि बांसुरी की धुन सुनाई देती है, जिसकी वजह से जितने भी पपेट्स थे अब वो हिप्नोटाइज हो गए हैं और वो अपनी जगह पे बिल्कुल जम गए हैं। जम तो नहीं गए, मीन्स स्टिफ हो गए हैं, ना वो कुछ हलचल कर रहे हैं, ना किसी पे अटैक कर रहे हैं, ना कुछ, वो बस ऐसे ही खड़े हैं।
फिर हम देखते हैं कि एक फिगर दिखाई देता है जो कि टॉप पे है, यानी कि जो घर है उसके ऊपर छत पे है, तो वहाँ पे बैठ के वो फ्लूट बजा रहा है। ये और कोई नहीं, विंग था। विंग को देख के वैन रोहान एक स्माइल करता है और कहता है, आखिरकार तुम्हें मैं बाहर ले ही आया। अब विंग धीरे धीरे नीचे आने लगता है और वह सीधा आके लानवांग जी के पास खड़ा हो जाता है और फिर वैन रोहान को कहता है, तुम क्यों कर रहे हो ये सब? तब वैन रोहान हंसता है और कहता है, मुझे बस तुमसे मतलब है, तुम मेरे साथ मिल जाओ, मैं बाकी सभी लोगों को छोड़ दूंगा। मैडम यू कहती है, विंग बेटा, इसकी बातों में मत आना। विंग कहता है, इस बात की क्या गारंटी की यदि मैं तुम्हारे साथ चला जाऊं तो तुम बाकियों को छोड़ दोगे? फिर वैन रोहान कहता है, मैं यहाँ पे आया भी तुम्हारे लिए था, तो मुझे इन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही बातों बातों में वैन रोहान वेंशु की तरफ देख के कुछ इशारा करता है। तभी वेंशु एकदम से एक झटके से उठता है और फिर एक नाइफ निकाल के वह सीधा विंग के चेस्ट पे वार करता है। यह सब कुछ इतना सडन हुआ कि किसी को पता ही नहीं चला। और जब लोगों को पता चला, यानी कि वांग जी, मैडम यू और बाकी लोगों को, तब तक विंग ज़मीन पे गिर चुका था और विंग के चेस्ट से बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। तब वांग जी जल्दी से उसे अपने बाहों में लेता है और फिर कहता है, विंग विंग प्लीज़ आंखें खोलो, आंखें खोलो। विंग की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी और ऐसा लग रहा था मानो वो किसी नशे में डूबता जा रहा हो। सभी लोग इतना पैनिक कर जाते हैं कि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि वेंशु भाग भाग के वैन रोहान के पास जा रहा है। तब लैन चैन देखते हैं और वो कहते हैं, वांग जी रोको वेंशु को। फिर वांग जी वहाँ दिखता है तो बाकी सब लोगों की नज़र भी वहाँ पड़ती है। फिर हम देखते हैं कि वेंशु का हाथ पूरी तरह विंग के खून से सना हुआ था और वह वैन रोहान के पास पहुँच चुका है। फिर वैन रोहान उसके हाथ में ये आयरन का टुकड़ा दे देता है। उसके बाद वहाँ जैसे ही ये आयरन के टुकड़े और जैसे ही ये आयरन का टुकड़ा वेंचू के हाथ में जाता है तो वहाँ पर पूरा काला धुआं पड़ जाता है। पूरा लान क्लान काले धुएं से घिर जाता है। ये देख के वैन रोहान बहुत खुश होता है और वह ज़ोर ज़ोर से हंसता है और देखते ही दिखते ये कालापन पूरी जगह पे फैलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ विंग ऐसा लगता है कहीं डीप स्लीप में जा चुका है। तभी लैंड करन आते हैं और देखते हैं विंग को, तो कहता है कि ये एक तरह का पॉइजन है। इसमें आदमी देखने पे तो ऐसा लगता है मानो वो सो रहा है, परंतु ये पॉइजन अंदर ही अंदर उसे खाता है और इसका एंटीडोट हमारे पास है भी नहीं। सभी लोग पैनिक करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्हें चिंता होती है कि वो काला धुआं बढ़ता ही जा रहा है। तभी लैंसी चैन कहते हैं, वांग जी अभी घबराने का वक्त नहीं है, जल्दी करके मास्टर वी को हीलर रूम ले चलो। फिर वह सभी जैसे तैसे करके विंग को हीलर रूम में ले जाते हैं। वहाँ पे उसको लेटाते हैं। हीलर विंग को देखना स्टार्ट कर देता है। वो भी सेम वही बोलता है जो कि लैंड करने का था। सभी लोग बहुत परेशान होते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्योंकि एक तरफ विंग की जान को खतरा है, दूसरी तरफ वैन रोहान की शक्तियाँ बढ़ती ही जा रही है और पूरा जो लान क्लान है अब धुएं में डूब चुका है। और अब लैन क्लान के साथ साथ उसके जो आसपास के जो गांव हैं उसमें भी काला धुआं बढ़ता ही जा रहा है। हम देखते हैं कि वैन रोहान के पास जो ये आयरन के टुकड़े हैं, टोटल उसके पास 5 ये आयरन के टुकड़े हैं, वो आपस में धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे वो आपस में जुड़ रहे हैं वैसे वैसे काला धुआं और बढ़ रहा है, जिसके कारण वहाँ पे जितने भी लोग काले धुएं के चपेट में आ रहे हैं उनका सांस लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो जैसे कि उनके गले में कुछ फंस रहा है। ऐसा लगता है मानो जैसे कि गले में कुछ फंस रहा है। जो ज़्यादा हाई कल्टीवेशन वाले लोग हैं उनको तो इतना असर नहीं कर पा रहा है वह धुआं, परंतु बाकी जो लोग सिंपल डिसिपल्स है जिनका कल्टीवेशन इतना हाई नहीं है उन्हें थोड़ी बहुत घुटन महसूस हो रही है, बट स्टिल वो अभी अच्छे से सांस ले पा रहे हैं। तभी लैंड करन कहते हैं, वांग जी तुम यहाँ विंग को देखो, मैं और शी चैन जाके हमारे हिडन लाइब्रेरी में देखते हैं इसका कोई उपाय तो नहीं है। या कहकर वो दोनों हिडन लाइब्रेरी की तरफ चल पड़ते हैं। मैडम यू, यानले, जियांग चैन, जियांग फेमियान, नी हुईसांग, नी मिंजे, जिंजू शुआन सभी लोग वहाँ पे है और सभी लोग बहुत घबराए हुए हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। वांग जी की आंखों में पूरे आंसू भर चुके हैं। वो चाह के भी आंसू रोक नहीं पा रहा है।
यही हाल मैडम यू, जियांग चेन, यान ली और जियांग फेमियान का है। वहीं दूसरी तरफ लैंस चैन और लैन कुरन हिडन लाइब्रेरी पहुंच चुके हैं। वो अपने पूरे जितने भी पुराना स्क्रॉल है वो चेक कर रहे हैं कि क्या पता उन्हें उस पॉइजन का तोड़ मिल जाए, या फिर वैन रोहान को शक्ति को कैसे कम करा जाए, या फिर यिन आयरन के पावर को कैसे डीएक्टिवेट करा जाए, इसका उपाय ढूंढ रहे हैं। लगभग 4 घंटे बीत चुके हैं परंतु अभी तक कुछ भी नहीं मिला उन दोनों को। ये सीन यही कट होता है। हम देखते हैं वैन रोहान और वैनचू। वैन रोहान की आंखें अब धीरे धीरे लाल में बदलती जा रही है, जिससे पता चलता है कि अब उसको जो शक्ति है वो बढ़ती जा रही है। ये आयरन के भी 2 टुकड़े आपस में जुड़ चुके हैं। ये सीन यही कट होता है। हम दिखते हैं कि क्लान से थोड़ी दूरी पे, जहाँ पे कि मैडम लान का रूम था, बस जब वो जिंदा थी तब वहाँ रहा करती थी, वहाँ पे वैनिंग और वैनकिंग है। तभी वैनिंग नोटिस करता है कि बाहर मौसम खराब हो रहा है और काला काला धुआं जम रहा है। तभी वैनिंग वैनकिंग से कहता है, शीजिए बाहर इतना अंधेरा क्यों हो गया। यह सुनकर वैनकिंग भागी भागी आती है और फिर खिड़की से बाहर देखने लगती है। वो बाहर देखते ही हैरान हो जाती है और कहती नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और वह फिर अपना सामान पैक करने लगती है, मीन्स कुछ हर्ब्स डालने लगती है अपने पाउच में। लगभग 5 मिनट तक वो कुछ ढूंढती है, उसके बाद उसे एक पाउच मिल जाता है, एक और। फिर वैनिंग से कहती है, चलो निंग, उन्हें हमारी ज़रूरत है। यह कहकर वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। उन दोनों को क्लान में पहुँचने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि धुआं पूरी जगह फैल चुका था और जिस कारण से अब आगे दिख पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके वो लोग क्लान में पहुँचते हैं। तब वैनिंग कहता है, सीजे अब यहाँ से कहाँ जाए, हमें क्या पता वो कहाँ होंगे। तो वैनकिंग थोड़ी देर सोचती है और कहती है, हीलर रूम चलो। फिर वैनिंग कहता है, सीजे हीलर रूम क्यों। तो वैनकिंग कहती है, बस ऐसे ही। फिर वो दोनों हीलर रूम की तरफ जाने लगते हैं। वहीं अब हम देखते हैं 5 घंटे हो चुके हैं, लेकिन लैन किरण और लैन सीजन को अभी तक कुछ नहीं मिला। तभी अचानक लैन किरण को कुछ याद आता है। फिर वह एक पुराना सा, जो उनके हिडन रूम में, मीन्स हिडन लाइब्रेरी में एक बॉक्स टाइप होता है, उसको वो खोलते हैं। तो उसमें देखते हैं कि एक छोटा सा स्क्रॉल है। लैन किरण जल्दी जल्दी उस स्क्रॉल को खोलते हैं। उसमें कुछ लिखा है, परंतु वह बहुत पुरानी है, इतनी पुरानी कि अब उसे पढ़ पाना मुश्किल है। लैन किरण और लैन शिचैन अब हार मानते हैं। फिर लैन किरण कहते हैं, शिचैन चलो, हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला। वो जाने वाले होते हैं। तभी लैन शिचैन कहते हैं, शिफू हम इस बॉक्स को ले चलते हैं, क्या पता किसी को कुछ आता हो जिस वजह से हम इस स्क्रॉल को पढ़ पाएँ। फिर वो दोनों उस स्क्रॉल को अपने साथ ले चलते हैं। वहीं हम देखते हैं कि 4 जिन आयरन के टुकड़े जॉइंट हो चुके हैं आपस में, और वहीं वैन रोहन की आंखें बहुत डार्क रेड हो चुकी है और उसकी तरफ तो काला धुआं का जैसे पूरा गुब्बारा है, मीन्स बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का काला है। वैनचू ये देख के खुश हो रहा था। हम देखते हैं कि वैनिंग और वैनकिंग हीलर रूम में पहुंच चुके हैं। फिर वैनकिंग की नज़र जाती है सीधा टेबल पे, जिसमें कि विंग को लटाया हुआ है। वैनकिंग और वैनिंग दौड़ के जाते हैं विंग के, और फिर लानवांग जी से पूछते हैं कि इसे क्या हुआ। लेकिन लानवांग जी की हालत बहुत ख़राब होती है, इसलिए वो कुछ कह नहीं पाता। इतने में लैन किरण और लैन चेचेन वहाँ आ जाते हैं। फिर लैन किरण वैनिंग को सब कुछ बता देता है। ये सुनकर वैनकिंग कहती है कि मैं इसका इलाज कर सकती हूँ। सभी लोग उसे हैरानी भरी नज़र से देखते हैं। फिर वैनकिंग उन्हें बताती है कि वो भी एक वैद है। फिर लैन किरण उसे ट्रीटमेंट करने की परमिशन देते हैं। फिर वैनकिंग लानवांग जी से कहती है, सेकंड मास्टर लॉन, क्या आप मुझे एक नुकीली खंजर दे सकते हैं, परंतु याद रहे वह गर्म होना चाहिए। लानवांग जी अपने शिफू की तरफ देखता है तो लैन किरण उसे सर नोट करके हाँ का इशारा करते हैं। फिर लानवांग जी जाता है और उस खंजर को गर्म करके वैनकिंग को थमा देता है। फिर वैनकिंग अपने पाउच में से एक हर्ब निकालती है और उसको एक एक और खंजर की हेल्प से उसी नाइफ पे लगाती है, मीन्स उसी खंजर पे अप्लाई करती है।
और फिर वह खंजर विंग के चेस्ट में अंदर डालती है, मीन्स जितना कि उसको कट लगा था उतना। कुछ देर तक वह ऐसा ये प्रोसीजर रिपीट करती है लगातार 5-6 बार। सभी लोगों की दिल की धड़कन बहुत ही बढ़ी हुई है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि ये जो वैनकिंग कर रही है वो सक्सेसफुल भी होने वाला है या फिर विंग की तबीयत और ख़राब होगी। अब वैनकिंग उस खंजर को साइड में रखती है और फिर उसके ऊपर एक और लेप लगाती है और फिर उसको अच्छे से कवर करके रखती है। तो कहती है कि आधे घंटे में इसका असर हो जाएगा और जो वी गोंजा का जो पॉइज़न का असर हुआ है वो कम होके लगभग 1 घंटे बाद उन्हें थोड़ा थोड़ा होश आने लगेगा। यह सुनकर किसी को भी भरोसा नहीं होता, फिर भी वो मन में सोचते हैं कि चलो देखते हैं। लोगों का यह 1 घंटा बहुत ही से गुजरता है और लगभग 1 घंटे बाद विंग की हल्की हल्की उंगलियां हिलने लगती है, जिसे लालनांग जी देख लेता है और फिर वह कहता है विंग 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 तुम उड़ गए विंग। और विंग धीरे धीरे आंखें खोलता है तो वो देखता है कि सभी लोगों ने उसको घेर के रखा हुआ है। फिर लालनांग जी विंग को कंफर्टेबली अपने लैब पे रखता है। तो विंग कहता है वैन रुआन। मैडम ये कहती है बेटा तुम शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा। विंग कहता है नहीं माँ, सब ठीक नहीं हो सकता, मुझे उसे रोकना होगा, नहीं तो हमारा पूरा कल्टीवेशन वर्क ख़त्म हो सकता है। बाकी लोग भी कुछ नहीं कहते क्योंकि उन्हें पता है विंग जो कह रहा है वो सच है। वहीं हम देखते हैं कि वैन रुआन का जो 5 इन आयरन के टुकड़े हैं वो ऑलमोस्ट जुड़ने ही वाले हैं और जो काला धुआं था अब वो धीरे धीरे उसी यिन आयरन में समा रहा है। धीरे धीरे वो यिन आयरन का टुकड़ा पूरा जुड़ने ही वाला होता है और धुआं पूरा उसमें समाने ही वाला होता है। इतने में दोबारा से बांसुरी की धुन सुनाई देती है और इस बार बांसुरी की धुन थोड़ी अलग थी, ऐसा मानो जैसे कि वो किसी को कमांड दे रही हो। और देखते ही देखते वहाँ पे पपेट्स की सेना आ जाती है, लेकिन वो इस बार वैन रोहान की तरफ से नहीं विंग की तरफ से लड़ रही होती है। तो जी हाँ, वैन किंग की मेडिसिन की वजह से विंग अब बिल्कुल ठीक हो चुका है और वह बैटल फील्ड पे आ चुका है। उसके साथ साथ बाकी लोग भी आ चुके हैं और अब पूरे कल्टीवेशन के लोग और जो पपेट्स हैं वैनशु और वैन रोहान से लड़ने लगे हैं। ये देख के वैन रोहान बहुत गुस्से में आ जाता है और फिर वह उड़कर विंग के पास जाने लगता है उसे हार्म करने के लिए, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए। परंतु रास्ते में ही ऐसा लगता है मानो जैसे कि उसे किसी शक्ति ने रोक लिया हो और उसको किसी इनविजिबल से सर्कल में, यानी कि एक गोला, उसमें कैद कर लिया हो। तभी हम वहाँ देखते हैं कि बाओशन सरन वहाँ आ चुकी है। बाओशन सरन मैडम यू की माँ है, यानी कि विंग की नानी। वह उड़ती हुए वैन रोहान के पास आती है और कहती है तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम मेरे विंग को नुकसान पहुंचा सको। यह कह के वह एकदम से वैन रोहान का गला पकड़ लेती है और हम देखते हैं कि वैन रोहान के अराउंड जितने भी काले स्मोक था वह सब अब शरण में समाने लगता है और देखते ही देखते सारा काला धुआं बाउशन शरण में समा जाता है। यह देखकर विंग भी खुश होता है और फिर अपनी नानी माँ को देखता है। फिर बाउशन शरण विंग को कुछ इशारा करती है और फिर एक झटके से वह यिन आयरन का टुकड़ा वैन रोहान से लेकर विंग की तरफ फेंकती है। विंग के पास जाते ही यिन आयरन का टुकड़ा अब काले से लाल कलर में चमकने लगता है और देखते ही देखते वह पूरा विंग के अंदर समा जाता है। सब लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं परंतु खुश भी होते हैं क्योंकि अब वैन रोहान कुछ नहीं कर सकता। फिर बाउशन शरण वैन रोहान को पूरी तरीके से मार देती है और फिर वो लोग मीन्स बाकी जो लोग थे वो लोग वैनशु को मार देते हैं। अब जो काला धुआं है पूरा बाउशन शरण के अंदर समा चुका है और लान क्लान पूरी तरीके से स्वच्छ हो चुका है, मीन्स वहाँ पे किसी तरह का ब्लैक स्मोक नहीं है। और देखते ही देखते वैनशु और वैन रोहान की जो शरीर है वह किसी धुएं में समा जाता है। फिर सभी लोग बाउशन शरण के पास आते हैं और फिर उन्हें प्रणाम करते हैं। एक्चुअल में जो बाउशन शरण है वह विंग की गुरु है, मीन्स नानी माँ के साथ वो उनके गुरु भी है क्योंकि उन्होंने ही विंग को कल्टीवेशन, जो भी ब्लैक कल्टीवेशन के लिए पूरा तैयार किया था। जैसे ही विंग पैदा हुआ था तो उन्हें पता चल गया था कि विंग के पास ब्लैक मैजिक है जो कि किसी के पास नहीं है। तो इसीलिए बाउशन शरण ने ही विंग को पूरी तरीके से ब्लैक मैजिक कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसमें सब कुछ उन्होंने ही सिखाया था। इसलिए वो उनकी गुरु थी। तो ऑब्वियस सी बात है गुरु के पास ज़्यादा पावर होगा एज़ कम्पेयर टू अपने स्टूडेंट से।
फिर वह विंग से कहती, विंग अब तुम इस शीन आयरन के मालिक हो और मुझे पता है तुम इसका सही इस्तेमाल करोगे। बाकी के लैंड एल्डर्स जो लानवांग जी को पसंद नहीं करते थे वो थोड़ी आपत्ति जताते हैं। वो कहते हैं कि हम ऐसे व्यक्ति को कैसे अपना लैंड फ्रेंड मान ले जो काली शक्तियों का मालिक हो। बाउशन सरन कुछ कहने वाली होती है, तभी लैनवांग जी कहता है, ज़रूर नहीं है कि हर काली शक्ति गलत काम करती हो और ज़रूर नहीं है कि हर वाइट एनर्जी वाला व्यक्ति अच्छा हो। यह वह सुशे के पिता को देख के कह रहा होता है। वो लोग समझ जाते हैं, फिर कुछ नहीं कहते। फिर बाउशन सरन विंग को गले लगाती है और फिर मैडम यू को गले लगा के बाकी जो जियांग यानली और जियांग चैन को भी गले से लगाते हैं। फिर वह कहती है, अब मेरे जाने का समय हो गया है, मैं बस इसी कार्य के लिए आई थी। ऐसा कहती ही वह वहाँ से गायब हो जाती है। विंग, मैडम यू, जियांग चैन, यानली इन सब की आंखों में आंसू होते हैं, परंतु वह बहुत खुश है। लानवांग जी जल्दी से जाके विंग को हक करता है और बाकी जियांग फैमिली भी हक करती है। अब हम देखते हैं कि ये सीन यही कट होता है। अब हम देखते हैं कि इस दुर्घटना को हुए लगभग 1 महीना हो चुका है और पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में शांति है। विंग अपने जिंगशी में है, तभी उसे अपने अंदर कुछ अलग महसूस होता है। उसकी आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती है। फिर वह सीधा हीलर रूम भागता है और हीलर से कुछ कहता है। हीलर उसे 2 बार चेक करते हैं और फिर कहते हैं, हाँ लैंड फ्रेंड, आपका शक सही है, आप माँ बनने वाले हो, सॉरी मीन्स आप प्रेग्नेंट हो। विंग बहुत खुश होता है और वह जाता है सीधा क्लान में। वहाँ पे सभी लोग हैं, यानी कि लैंची चैन, लानवांग जी और लैन किरण। तो वह सीधा जाता है लैन किरण के पास और कहते हैं, अंकल अब आप दादा बनने वाले हो। लैन किरण समझ नहीं पाते। फिर विंग कहता है वांग जी के तरीके, वांग जी तुम फादर बनने वाले हो और गगा आप शिफू बनने वाले हो। सुनते ही लानवांग जी की आंखों में आंसू आ जाता है और कहता है, विंग क्या तुम सच कह रहे हो, लेकिन ये कैसे। फिर विंग उसे बताता है कि एक्चुअल में उसे बचपन से पता था कि वह उसके अंदर मीन्स वुमन का जो वूम है वो उसके अंदर भी है, जिसकी वजह से वो बेबी कैरी कर सकता है। यह सुनकर तीनों लाइन बहुत खुश होते हैं और फिर यह समाचार जैंग क्लान में भी दे दिया जाता है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं और इसी तरीके से हंसते खेलते हुए विंग के 9 महीने बीत जाते हैं, जिसमें विंग खुद तो मज़े करता है लेकिन बाकी सबको परेशान करता है। लेकिन बाकी सब भी उसकी खुशी में ही खुश होते हैं और लगभग 9 महीने बाद उनका एक क्यूट सा बेबी बॉय होता है जिसका नाम वो रखते हैं शिजुई, यानी कि लैन आयुआन। और इसी के साथ हमारा ये FF भी यहीं एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे FF पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट FF में, तब तक के लिए बाय बाय।